अच्छा, आपके सामने ना ये फेसबुक मैंने ओपन की है। अच्छा, ये किसी क्लाइंट की फेसबुक है, तो मैं उसके ऊपर आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा करवाने लगा हूँ। अच्छा, ये उसकी फ़ेसबुक है। अब आप लोगों के पास आपकी फ़ेसबुक भी ऐसे ही ओपन होती होगी। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन होता है। अच्छा, यहाँ पे एड्स पे आपके पास, या तो एड्स पे आप यहाँ से जा सर सकते आपने हैं। माइक ऑफ करा हुआ है अपना। अच्छा। अच्छा, सॉरी, मुझे याद नहीं रहा मेरा माइक ऑफ था। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे सामने किसी की एक फ़ेसबुक ओपन हुई है। ठीक है। अब जो इंस्टाग्राम है ना, बेसिकली वो भी फेसबुक की तरफ से ही है। अब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे कंपेन्स वगैरह चल रही होती हैं ना, वो सारी फेसबुक से ही मैनेज होती हैं। बेसिकली फेसबुक से मैनेज नहीं होती हैं, लेकिन फेसबुक की तरफ से मैनेज होती हैं। ठीक है। आप वैसे तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी कंपेन लगा सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं लगानी कंपेन, हमने अपनी फेसबुक पे ही कंपेन लगानी है। ठीक है। अब फेसबुक पे अगर हम कंपेन लगाते हैं, आपके पास ये एक एड्स का बटन आ रहा होता है। यहाँ आप एड्स पे जाएंगे, आपके सामने एक एड्स मैनेजर फेसबुक का एक टूल है, वो ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास एड्स वाला कोई बटन नहीं आ रहा, तो उसका सिंपल सा हल है कि आप इसको facebook.com/एड्स मैनेजर ये लिखें। ठीक है। आप सबके पास एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। मतलब वही विंडो आपके पास दोबारा ओपन हो जाएगी। अच्छा, खैर, इसको छोड़ें, ये मेरे पास पहले से विंडो ओपन है, इस पे काम करते हैं। ये लें, इसको भी। अच्छा, तो ये आपके सामने ना इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब ये सारी जो कंपेन्स लगी हुई हैं ना, ये आपके सामने नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये कंपेन्स इनकी मैंने लगाई हैं। लेकिन आपके सामने जो विंडो आएगी वो ओबियसली यहाँ तक आ रहा होगा, उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगा। ठीक है। आपको वो शायद कुछ अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह एक्सेप्ट करने को बोलेगा। वो उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपका एड्स मैनेजर अकाउंट पहले से नहीं बना होता, लेकिन आप जब इसको facebook.com/एड्स मैनेजर लिखेंगे ना, तो आपका नया एड्स मैनेजर का अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने हमेशा facebook.com/एड्स मैनेजर पे आना है, और आपकी जो कंपेन्स हैं, बेसिकली ये इसका लेआउट है, डैशबोर्ड है फेसबुक एड्स मैनेजर का। इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक कंपेन्स होती हैं आपके पास, उसके बाद उनकी जो थोड़ा सा स्टेप डाउन करें तो एड सेट्स आते हैं, और उसको फर्दर स्टेप डाउन करें तो एड्स आते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे ये कैसे होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा लेआउट समझ लेते हैं। यहाँ से आप उसको सर्च वगैरह कर सकते हैं, जो आपकी कंपेन वगैरह लगी होगी, वो सारी चीज़ें। यहाँ से कुछ फ़िल्टर वगैरह आप लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो कुछ फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट्स आएंगे आपके पास।
इसी तरह आप यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स वगैरह जो देख रहे हैं उनका आप डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं, टाइम वगैरह या दिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स को आप कस्टमाइज्ड तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आपने कौन सी रिपोर्ट ऐड लेनी है, कुछ चीज़ों को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बाकी ये अभी डिटेल में हम देखेंगे कि भाई ये किस तरह होता है, क्या होता है, ठीक है। और इधर अगर आपके पास देखें यहाँ पे कुछ डॉट्स बने होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ये एड्स मैनेजर का एक शॉर्टकट आ रहा होता है, एक ऐड अकाउंट सेटिंग आ रही होती है, एक बिज़नेस सेटिंग आ रही होती है, एक बिलिंग आ रहा होता है, एक पेज पोस्ट आ रहा होता है, एक एक्सपेरिमेंट्स आ रहा होता है। अच्छा, ये ना यूएस की प्रोफाइल है, तो इसलिए इस पे जो है ना वो सारा आ रहा है वो कोई जो हमारा पैसिफिक टाइम है ना, पैसिफिक रीजन का, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग ये चल रहा है ये अकाउंट। लेकिन आप लोगों ने जब बनानी है अपना ये ऐड मैनेजर बनाना है, तो आप लोगों ने ऐड अकाउंट सेटिंग में जाना है। यहाँ से एक दो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो पाकिस्तान बेस्ड हो, क्योंकि मतलब अगर आपकी पाकिस्तान बेस्ड प्रोफाइल नहीं होगी तो फिर आपके लिए ना कुछ वो मसले होते हैं। जैसे अगर डॉलर में आपकी करेंसी आ रही है तो आपको अक्सर समझने में और बिलिंग वगैरह में मसला होता है। और इसी तरह अगर आपकी जो है ना वो टाइम वगैरह पाकिस्तानी ना हो तो फिर उसमें आपको समझने में जो पोस्ट का टाइम शेड्यूल है वो सारा समझने में आपको मसला होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें, ये अमेरिका का लॉस एंजलिस का टाइम इसको लगा हुआ है इस वक्त, लेकिन ये नहीं चेंज होगा इसमें। उसके बाद ये पाकिस्तानी करेंसी इसमें लगी है, लेकिन आमतौर पे कभी कभी गलती से या किसी तरह भी वो यूएस डॉलर भी लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको यूएस डॉलर नहीं रखना, इसको आपने पाकिस्तानी करेंसी में ही रखना है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर रखेंगे तो आप अपने रुपयों के हिसाब से उसको बड़े अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से चेंज करेंसी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब चेंज करेंसी आप करते हैं तो अकाउंट पूरा जो है ना वाइंड अप हो जाता है और नया अकाउंट जनरेट होता है। तो इसलिए ये मैं अकाउंट लॉस नहीं कर सकता। ये जो मेरा अकाउंट उस वक्त ये जिस क्लाइंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका क्लाइंट उसका एक तरह से एसेट है और उस पर बहुत सारा काम हुआ है, तो इसलिए वो अकाउंट हम उसको जो है ना वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो है जैसे है उसको चला रहे हैं। तो ये इनकी लॉस एंजलिस बेस बनी हुई है प्रोफाइल, तो खैर इसलिए इनकी ये वाला टाइम जोन लगा है। तो इसलिए पाकिस्तान का +5 है मेरे ख्याल में और उनका -7 है, तो इस तरह काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मेरे ख्याल 12 घंटों का फ़र्क पड़ता है। अच्छा खैर, यहाँ से सिर्फ आप वापस आएँ एड्स मैनेजर पे। उससे पहले अगर बिलिंग मैं आपको दिखा दूँ, तो भाई बिलिंग पे आप अगर जाएंगे अच्छा होता क्या है कि आप जब बिलिंग पे आते हैं ना तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आता है। अब ये बेसिकली आपकी रिसीट्स हैं जो आपने बिल क्लियर किए हैं रिसेंटली, ठीक है। अब ये अब 5 सितंबर को एक 4000 का इन्होंने बिल किया है, एक 2800 का तकरीबन 11 सितंबर को, और एक 5000 का इन्होंने 17 सितंबर को बिल किया। और इस वक्त इनका जो बिल है वो 1761 रुपये तकरीबन बना हुआ है, जो कि इस वक्त ये पे कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट सेटिंग के अंदर अगर आप जाएँ तो आप यहाँ से कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी जो सेटिंग है वो इधर आपकी होगी। और ओबियसली आपको यहाँ पे फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए कोई ना कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐड करना पड़ता है जिसकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव हो। तो मैं आपको जनरली अगर सजेस्ट करूँ तो तकरीबन सारे बैंक ही कर रहे होते हैं, एमसीबी वगैरह ज़्यादा मसला करता है, बाकी तकरीबन मेरा ख्याल है सारे बैंक ही ईज़िली इसके साथ चल रहे होते हैं। यूबीएल का मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूबीएल के ना वर्चुअल विज़ कार्ड बन जाता है, तो वो इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए काफ़ी
ठीक काम करता है। और इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब का मैंने कार्ड इस्तेमाल किया है, वो भी बिल्कुल ठीक काम करता रहा है। तो बाकी आपका जो भी कार्ड होगा अगर वो ना इसमें चले तो आपको इंटरनेट वो सॉरी आपको अपने जो बैंक का नुमाइंदा है उसको कॉल करके तो उसको कहना पड़ेगा कि मेरा जो ये कार्ड है इसको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक्टिवेट कर दें। तो वो आपका जो कार्ड है उसको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक्टिवेट कर देगा, तो आपका फिर वो कार्ड जो है ना वो इंटरनेट पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये खैर आपकी यहाँ से इस तरह से वो आपको कह रहा है कि अक्टूबर 11 2020 को आपका नेक्स्ट बिल आएगा। और मज़ीद ये कि वो कह रहा है कि 7500 से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 7500 इस्तेमाल करोगे, भले आप 2 दिन में 7500 इस्तेमाल कर लो तो आपको फिर बिल आ जाएगा। तो 7500 इसका थ्रेश होल्ड है। थ्रेश होल्ड का मतलब होता है आपको लिमिट दे देता है कि आप इतनी लिमिट बगैर बिल दिए इस्तेमाल कर सकते हो। इवन मेरे अकाउंट्स के ऊपर तकरीबन कुछ हमारी कंपनी के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर मल्टीपल लैक्स में लिमिट है जो मिली हुई है, जो हमारी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑफिशियली, वो मल्टीपल लैक्स में लिमिट है। तो वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पे 7 लाख लिमिट है ना, तो 7 लाख तक हम फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक तब तक हमसे नहीं पूछता पैसे, लेकिन जब 7 लाख हम इस्तेमाल कर लेंगे तो फेसबुक फिर हमें कहता है कि भाई बिल दो पहले, उसके बाद अपना जो है ना ये आपका अकाउंट चलेगा। तो इस तरह से वो फिर हमें बिल देना पड़ता है और उसके बाद फिर हमारा अकाउंट चलता है। तो ये लिमिट होती है, ये सीनियरिटी के हिसाब से होती है। अकाउंट जितना सीनियर हो उतनी आपको लिमिट मिल जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर आप पे ना कर सकते हो, कोई नया पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, यानी कि वही ये एक कार्ड लगा हुआ है, कोई नया कार्ड ऐड कर सकते हो और उस तरह की सारी चीज़ें यहाँ से आप उसकी स्पेंडिंग लिमिट वगैरह लगा सकते हो। वो सारी ये जनरल चीज़ें थी जो इसमें हैं। बाकी अभी हम जब ऐड बनाते हैं और उसके बाद फिर हम अपना उसकी एनालिटिक्स वगैरह को चेक करते हैं, वो बिल्कुल एक अलग मामला है। वो अभी हम देखते हैं कि भाई ऐड बनता कैसे है और उसकी एनालिटिक्स वगैरह कैसे होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ऐड बनाते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऐड हमने बनाया है अगर वो चल रहा है तो फिर उसकी हम बाकी जो एनालिटिक्स वगैरह होंगी, उसके जो मतलब स्टैट्स होंगे, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकेंगे। मैंने आपको बताया कि facebook.com/ads मैनेजर पे आपने आना है। सिंपली आपके सामने ये एक टूल ओपन हो जाएगा और इस टूल के ऊपर आपके सामने ये क्रिएट का बटन आ रहा है। यहाँ से आपने एड्स बनाना होता है, कोई भी कंपेन है यहाँ से आपने जनरेट करनी है। अब क्रिएट के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप्स की ऑप्शंस आ जाती हैं। अब ये आपके पास मल्टीपल टाइप्स की जब ऑप्शन आती हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शंस समझने की ज़रूरत है। क्या क्या ऑप्शंस हैं जी यहाँ पे हमारे पास? इसको क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपकी कंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है। आपके पास ना
फेसबुक का ऐड या फिर जो भी आप सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों में से किसी पे आप ऐड चला रहे हैं ना, उसका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो आपका कंपेन का हिस्सा होता है। कंपेन आप एक, जैसे आप कहते हैं ना कि यार मैं ना 14 अगस्त की कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक कोई स्पेशल इवेंट है उसके लिहाज से आपने कंपेन चलानी है, कोई आपने सेल लगाई है उसके लिहाज से आपने कंपेन चलानी है, मतलब वो कंपेन आपके लिए एक ओवरऑल पूरी एक कंपेन होती है कि आप उस चीज़ की कंपेन कर रहे हो। स्कूल है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, तो लोगों को उन्होंने वो बताना है कि हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, तो उसकी वो कंपेन चलाएंगे और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये कंपेन अगर आपकी चल रही है तो कंपेन में सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना होता है कि मेरी कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब जो फेसबुक है ना, इसने इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है। सबसे पहले कंपेन इसने रखी हुई है, फिर एड सेट रखा हुआ है। आप सबसे पहले कंपेन मतलब डिफ़ाइन करते हो कि मेरी कंपेन क्या है, मैंने मेरा ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने कंपेन चलानी है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अवेयरनेस के अंदर 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस है और एक रीच है आपके पास। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं जनरली आपको बताऊँ तो सिर्फ आपकी ब्रांडिंग हो रही होती है, यानी कि लोगों तक आपका मैसेज पहुँच रहा होता है, इससे ज़्यादा तकरीबन आपको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अब ब्रांड अवेयरनेस के अंदर या रीच के अंदर अगर देखें ना, तो मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास अजान हो रही है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर बात करें ब्रांड अवेयरनेस या रीच की,
तो ये सिर्फ अवेयरनेस पर्पस या फिर ब्रांड एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं ये दोनों चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोक की कंपेन चल रही होगी ना, या स्प्राइट की कोई कंपेन चल रही होगी, तो उसमें क्या चल रहा होता है कि कोई भी उनका जो स्लोगन उस वक्त करंटली वो यूज़ कर रहे होते हैं वो चल रहा होता है, और उसके साथ उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि अभी स्प्राइट ऑर्डर करें। मतलब इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं देखेंगे उसमें। जैसे अगर मैं लोकल मार्केट के अंदर मिसाल दूं आपको, तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उनके ऊपर, मतलब स्प्राइट का, भाई एक जो है ना कोई स्प्राइट पी रहा है, साथ पीछे मिर्ची वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो वो वहाँ पे कहीं भी नहीं उन्होंने लिखा होता कि अभी इस नंबर पे कॉल करें और स्प्राइट होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करें, या फिर उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि इस बोर्ड के नीचे ही स्प्राइट की दुकान है, वहाँ से स्प्राइट अभी ख़रीद के पी लें। तो जो हमारे पास बेसिकली ये ब्रांड अवेयरनेस है ना, ये सिर्फ इसका प्योरली मकसद ये होता है कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे, ठीक है, लोगों तक हमारी बात पहुँच जाए, ताकि लोगों के जहनों में हमारा एक जो इमेज है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो ओबियसली अल्टीमेटली हमारा अगर ब्रांड एक्टिवेट होता है, हमारी अगर इमेज एक्टिवेट होती है, तो हमारा बिज़नेस ही बाद में वो जनरेट होगा। तो जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा हमारे बिज़नेस के बारे में, कभी ना कभी वो लोग हमारा बिज़नेस से कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे, हमारे बिज़नेस के साथ कभी ना कभी कोई ताल्लुक़ कायम करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ये इन दोनों चीज़ों में ही डील करती है। उसके बाद कंसिड्रेशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं, यानी कि ये सबसे बेसिक लेवल है आपका अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पे आप कोई कन्वर्जन कर ही नहीं रहे। कन्वर्जन से मुराद होता है कि आपने बाहर 10 लोगों को रोका, उन 10 के 10 को आपने बताया कि यार हम एक आईटी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उसमें हम ये कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, आप कोई कर लो कोर्स। तो उनमें से 5 लोग तो वैसे ही हमारी बात सुन के वापस चले गए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं इंटरेस्टेड। उनमें से 5 लोगों ने कहा कि ठीक है हम घर से पता करके बताएंगे, ठीक है। तो वो 5 जब घर गए, उन्होंने घर वालों से मशवरा किया, तो एक उनमें से उसने कॉल की, उसने कहा कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, और उसको हमने अपॉइंटमेंट दी और उसने आके एडमिशन ले लिया। बेसिकली उस 10 में से वो एक कन्वर्जन हुई है हमारी, ठीक है। तो कन्वर्जन ये होती है। अब अवेयरनेस के अंदर किसी किस्म की कोई कन्वर्जन नहीं होती, इसका दरमियानी लेवल आता है, दरमियाना लेवल आता है कंसिड्रेशन का। कंसिड्रेशन के अंदर आपकी किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन और अवेयरनेस के दरमियाना लेवल है। मतलब यहाँ पे क्लाइंट आपको कंसिडर करता है, क्लाइंट आपके पास रुकता है, क्लाइंट आपसे बात करता है, क्लाइंट आपसे कुछ पूछता है, क्लाइंट आपकी वेबसाइट विजिट करता है, किसी न किसी तरह क्लाइंट आपके साथ इंगेज होता है। यहाँ पे तो कोई किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं ना होती, सिर्फ उसके सामने आपका मैसेज नज़र आता है बस। तो यहाँ पे उसके साथ आपकी इंगेजमेंट होती है, लेकिन कन्वर्जन नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोमिस नहीं हो रही कन्वर्जन। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप आता है आपके पास कन्वर्जन का, उसमें आपके पास कन्वर्जन डायरेक्टली होती है। और कन्वर्जन क्या होती है कि आपकी जो आप चाह रहे हैं ना, आपका ऑब्जेक्टिव है, मेजर गोल है आपका, वो यहाँ पे अचीव होता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट सेल हो, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप कहते हैं ये सेल मैंने करनी है, तो आपकी वो प्रोडक्ट फिर जो है ना कितने लोगों ने ख़रीदी है, यहाँ पे प्योरली वो हो रहा होता है। जैसे स्टोर ट्रैफिक है ना, तो आपके स्टोर पे, आपका जो फिज़िकल स्टोर है उसके ऊपर कितने लोगों ने विज़िट किया है, ये आपकी कन्वर्जन है। तो जो आपके पास विज़िट कर रहा है वो ज़ाहिर बात है, ऐसे तो नहीं उसने विज़िट करना ना, उसने कुछ ख़रीदना है तो ही विज़िट करना है ना। तो या फिर कैटलॉग सेल आ गई, या फिर आपकी कन्वर्जन आ गई जिसमें आपके आप ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड टू कार्ट करे या फिर चेकआउट करे, तो ये कन्वर्जन कंसिडर होगी। तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने ऑर्डर जनरेट होंगे ना, फेसबुक का मेजर एम ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो ऑर्डर जनरेट हों। तो इसी तरह लेकिन कन्वर्जन से एक जो पिछला स्टेप है ये कंसिडरेशन वाला, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला, और क्लाइंट इससे सेटिस्फाई भी ज़्यादा होता है। और आमतौर पे इवन इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी कन्वर्जन इस ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आप अगर कन्वर्जन चाह रहे हो ना, आप कुछ भी करो, क्लाइंट अक्सर जो है ना वो विज़िट करता है। ओबियसली फेसबुक ने तो आपसे चार्ज करना है,
क्लाइंट को या फेसबुक यूज़र को आपका ऐड शो करने का। अब फेसबुक आपका ऐड शो करता रहेगा। कोई आपसे मिसाल के तौर पे चीज़ नहीं ख़रीदता तो फेसबुक का तो कोई कसूर नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे आमतौर पे आपकी जो सेल वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्रैफिक है ना, ये आप अपने वेबसाइट की ट्रैफिक लगा देते हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे लोगों को ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी वेबसाइट पे लोगों को ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग लैंड करते हैं, आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो आपकी वेबसाइट को लोग विज़िट करते हैं और फिर अल्टीमेटली वो डिसाइड कर लेते हैं कुछ ख़रीदने का, तो कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं। इंगेजमेंट के अंदर आपके जो फेसबुक लाइक्स वगैरह होते हैं और कुछ जैसे इवेंट वगैरह कोई आपने जनरेट किया, या फिर कोई आपने ऑफ़र वगैरह लगाई, या फिर कोई आपने पोस्ट लगाई है, तो उसके ऊपर जो लाइक और कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो इस तरह की जो इंगेजमेंट है ना वो यहाँ पे जनरेट होती है। ऐप इंस्टॉल्स के अंदर आपने कोई ऐप अपलोड की है, आप ऐप डेवलपर हैं, आपने प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड की है, तो आपकी जो ऐप इंस्टॉलेशन के वो ऐड होते हैं ना वो यहाँ पे चलते हैं। वीडियो व्यूज़ हैं, आप कोई वीडियो ऐड चलाते हैं वो यहाँ पे चलता है। और अब मैं आपको एक इसमें टिप बताता हूँ कि जो वीडियो व्यूज़ है ना वो आपको इस वक्त बहुत बेस्ट मेथड है आपकी कंपेन का, ठीक है। उसके बाद लीड जनरेशन के अंदर अगर आ जाएं, तो लीड जनरेशन बेसिकली आपके पास लीड बोलते हैं आपका जो आपके जो बिज़नेस जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आप तक पहुंचना। डिफरेंट लोगों की जो इंटरेस्टेड हों आपके बिज़नेस के अंदर, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना, ये लीड जनरेशन होती है। और इसमें कन्वर्जन आपके अपने हाथ में होती है, आप उससे कांटेक्ट करते हो, उसको बुलाते हो। अब मैं लीड जनरेशन की आपको मिसाल दूं, तो आप सब लोग हमारे एक फेसबुक ऐड के ऊपर आपने फॉर्म फिल किए थे। ऐड क्या था कि जी फ्री लांसिंग सेशन था, जैसे भी था उसका नाम। तो फ्री लांसिंग सेशन का आपने बेसिकली फॉर्म फिल किया था। तो जब उसका फॉर्म फिल किया तो आप में से बहुत सारे लोग मैंने आपको बताया कि शायद कुछ 600 से ज़्यादा उस सेशन में लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से सिर्फ कोई मेरा ख्याल है कि शायद 35-40 लोग वो उसमें ज्वाइन किए था लोगों ने। तो हुआ क्या था कि वो मेरे पास लीड्स आ गई थी, कंपनी के पास लीड्स आ गई थी। कंपनी ने क्या किया कि आगे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स बिठा के उनको कॉल्स करवाई और उन सब को इनवाइट किया कि भाई इस दिन हमारा ये सेमिनार हो रहा है और आप सब लोग ज्वाइन करें। और उनमें से फिर जिन लोगों ने ज्वाइन करना था उन लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से जिन लोगों ने फिर पेड कोर्स को ज्वाइन करना था उनमें से ज्वाइन किया, या फिर वैसे जो एक फ्री कोर्स का हमारा जो पर्पस था अवेयरनेस, वो अवेयरनेस जनरेट हुई, वो सारा कुछ। तो वो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रही। तो ये लीड जनरेशन बेसिकली वही है कि आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स के जो पॉसिबल कस्टमर्स हैं उनका डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपके पास वही लीड उसको बोलते हैं, ठीक है। आपका मिसाल के तौर पे काम है कोई होम कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। आप लीड चला देते, आप लीड जनरेशन का ऐड चला देते हैं डीएचए में। अभी डीएचए फ़ेज़ 8 डेवलप हो रहा है, तो आप फ़ेज़ 8 को टारगेट करके वहाँ पे ऐड चला देते हैं। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो लोग होंगे ना वो ज़्यादा घर वगैरह बनवा रहे हैं, तो वहाँ से शायद मुझे ज़्यादा बिज़नेस मिले। तो क्या होता है आपके पास, या फिर न्यूली डेवलपिंग सोसाइटीज़ को आप टारगेट करके ऐड चला देते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से लोग आपको अपना फॉर्म फिल करते हैं और वो कहते हैं कि जी हम इंटरेस्टेड हैं, हमने अपना घर बनवाना है, हमने अपनी रेनोवेशन करवानी है घर की, और जो भी फर्निशिंग वगैरह उन्होंने करवानी है। तो वो आपको अपना डाटा भेज देते हैं, हमारा घर नंबर ये है, इस सोसाइटी में है, और ये कि हमारा फ़ोन नंबर ये है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मतलब आपसे कांटेक्ट करने का मकसद क्या है, हमें क्या सर्विसेज चाहिए, वो सब कुछ जो भी आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे होंगे वो क्वेश्चंस के आंसर करके आपको फॉर्म फिल सबमिट कर देंगे। तो आप उन्हीं फॉर्म्स पे फिर कॉल बैक करते हैं उनको, ठीक है। तो आगे एक आपके पास मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव है। मैसेजेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्योरली आपका मैसेंजर के अंदर लोगों को लैंड करने का है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है
कि आप अपने कस्टमर को ऐड दिखा के उसको अप्रोच करते हैं इस तरह से कि वो आपके मैसेंजर के अंदर लैंड करे, आपसे बात करे। उसकी कोई ना कोई जब आपसे बात शुरू होती है ना, तो फिर ओबियसली कोई आपसे ऐसे ही बात नहीं करता, इंटरेस्टेड होगा तो बात करेगा। तो आपसे जब वो बात शुरू करता है तो किसी ना किसी तरह वो कन्वर्ट होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे कीमत ही पूछना शुरू कर देता है। आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है, वो उसकी कीमत पूछता है, आप उसको कीमत बताते हैं, वो कहता है इट इज़ टू मच कॉस्टली, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप उसको कहते हैं हमारा जो है ना एक सेल चल रही है 25% ऑफ, तो वो सिर्फ आज शाम तक है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने करना है तो आज शाम से पहले पहले वो कर लें, सेल इंगेज कर लें उसको। तो वो आपको जो है ना ऑर्डर कर देता है उस सेल की बुनियाद पे। तो भाई इस तरह से आपकी सेल जनरेट हो जाती है, यानी कि कन्वर्जन हो जाती है। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक ऐड के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं। जी समझ आइए यहाँ तक सब लोगों को? पक्की बात है, सबको समझ आई है 100%? अच्छा जी, लो ऐड क्यों क्रिएट करके दिखाऊं, इतना कुछ बता दिया, अब खुद ही आप लोग करें। तो अल्लाह के बंदे, सारी बात ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने जो बेसिक कंपेन है उसी का बताया है ना, तो आगे ऐड तो ओबियसली मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैंने मैसेज की कंपेन लगानी है, और ओबियसली ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है यहाँ लोकल मार्केट के अंदर, क्योंकि जो पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं उनकी नेचर है कि वो मैसेज के अंदर लैंड करके आपका थोड़ा सा सर खाने के बाद सेटिस्फाई होते हैं। वैसे उनको ऑनलाइन शॉपिंग पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो ऑर्डर नहीं करते हैं। अगर ट्रैफिक आप जनरेट करें ना, तो हज़ारों लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहे होते हैं, घूम फिर के वापस चले जाते हैं, ऑर्डर नहीं करते। तो अगर वही मैसेज पे आप लैंड कर रहे हो ना अपनी ट्रैफिक को, तो बहुत सारे लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, चलो और कुछ ना सही उसमें से चंद % लोग ही आपको ऑर्डर कर देते हैं। तो वो ऑर्डर ही आपको बेसिकली चाहिए होते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ जो इस वक्त कंपेन्स चल रही हैं ना, वो भी मैं आपको उनके रिजल्ट्स वगैरह भी सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक ऐड बनाएंगे कि ऐड बनता कैसे है, फिर उसके बाद, और ऐड कोई इतनी जल्दी नहीं बन जाना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। इसलिए मुझे शुरू में तो मैं इतना पुरजोश था, मुझे लग रहा था कि मैं एक ही दिन में आपको सारा करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जो है ना तारे नज़र आना शुरू हो गए हैं। खैर, ये मैसेज अगर आपने मिसाल के तौर पे कंपेन चूज़ कर लिया है, तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि जी कंपेन का नाम दें। अब आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि जी हम बेचने लगे हैं, कोई सजेस्ट करें कि ये चीज़ का हम ऐड बनाएं, कोई सजेस्ट करें। आप में से कोई सजेस्ट करेगा? नहीं, स्माइल ग्लोबल का नहीं बनाना। वो उसकी वजह यह है कि हम स्माइल ग्लोबल के पेज पे नहीं हैं, और स्माइल ग्लोबल के रिसोर्सेज वगैरह भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। मास्क का ऐड बना लेते हैं। अच्छा, मास्क का ऐड बना लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मास्क जो है ना वो इस वक्त फेसबुक अलाउ नहीं करता मास्क का ऐड चलाना, लेकिन चलें बना लेते हैं मास्क का ऐड। या फिर ये जिस कंपनी का मैंने इस वक्त अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये कॉस्मेटिक्स कंपनी है। ये कॉस्मेटिक्स कंपनी है, तो क्या ख्याल है कॉस्मेटिक्स का ही ऐड ना बना ले? तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स का ही कोई ऐड ना बना ले, तो ज़रा उनका अकाउंट है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ना ऐड बन जाएगा। अच्छा, आप में से मुझे बताएं कि आप में से कोई डर्मा क्लेयर ब्रांड को जानता है? मैं यहाँ पे नाम आपको मैसेज कर रहा हूँ, डर्मा क्लेयर। इस ब्रांड को कोई जानता है? ये जो है ना वो कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, इनकी होती है ये फेशियल किट वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये ख़वातीन जानती होंगी शायद, कोई ख़वातीन में से कोई जानता हो। अच्छा, हफीज़ आप जानते हो?
जी जी बिल्कुल, इनके फेस वॉश वगैरह भी होते हैं। सीरत भी, अच्छा इतना मशहूर है, मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा। तो मैं आपको इनकी ना वेबसाइट भी विज़िट करवाता हूँ। और ठीक है, इनके दो ब्रांड हैं। एक डर्मा क्लेयर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शायद मेरी वजह से आप में से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। तो कलर लाइन कॉस डॉट कॉम, ये ना मेरा क्लाइंट है। और इनका जितना भी एक तरह से ब्रांड एक्टिवेशन है ना, सारी मेरे हाथों से ही हुई है। इनकी बिल्कुल ज़ीरो थी ट्रैफिक और ऑर्डर्स और सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन इनको कुछ माह पहले ज्वाइन किया, और इस वक्त इनकी डेली की जो है ना वो इवन सेल अक्सर लाखों में हो जाती है। अच्छा, ये इनकी डर्मा क्लेयर की, ये देखें इनकी ये फेशियल किट वगैरह है। और ये गो फॉर ग्लो की इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये गो फॉर ग्लो की इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें फ़ेस वॉश वगैरह भी इनके आते हैं। और ये इनकी जो डर्मा क्लेयर की हैं, आप में से अगर कोई इनसे कुछ ख़रीदना चाहेगा तो मुझे बता सकता है, मैं उसको स्पेशल डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ये मैंने अपनी जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं उनको खुश करने के लिए ज़रा ये ऑफ़र की है, ठीक है। तो चलें, खैर इनका हम कोई ऐड बनाते हैं, इनकी किसी प्रोडक्ट का ऐड बना के देख लेते हैं भाई क्या बनता है और क्या होता है। तो खैर आप में से ना ये मुझे कह भी रहे थे, अच्छा ये मुझे कह भी रहे थे कि अपनी स्टूडेंट्स वगैरह से ना इस पर कोई रिव्यूज़ वगैरह डलवा दें। तो आप में से जो कोई रिव्यू करेगा या इस तरह, उसको जो है ना वो फिर इनकी तरफ से मैं कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी दिलवा दूंगा, ठीक है। अच्छा खैर आए ज़रा इनका ऐड बनाते हैं एक। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे जी लगा देते हैं, अल्लाह भला करे। डर्मा क्लियर फेशियल किट लार्ज, ठीक है। साथ में कुछ आज की डेट वगैरह लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किस डेट को बनाई थी। चलें, बस ये आज की डेट की मैंने उसका, ये अपनी याद दहानी के लिए आपने नाम रखना है कि भाई किस तरह का आपकी जो कंपेन है, बाद में आपको मैनेज करने में आसानी हो। कि भाई आप बाद में इतनी ज़्यादा कंपेन्स बनाई होती हैं, वो बाद में पता नहीं चल रहा होता कौन से वाली कंपेन कहाँ पे पड़ी है, तो मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए आपने जो है ना वो अपनी कंपेन का अच्छा सा नाम अपने हिसाब से रख लेना, जो आपको याद रहे कि ये वाली कंपेन है और इसका ये ऑब्जेक्टिव था, ताकि बाद में जब आप अपनी आपके सामने लिस्ट आए ना तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि अच्छा ये वाली अच्छा ये देखिए, बहुत सारी आपके पास जब कंपेन्स बनी होती हैं ना तो फिर वो सारी मर्ज हो जाती हैं, कुछ कंफ्यूज हो जाती हैं। आपको अक्सर पता नहीं चलता कि आपने कौन से वाली कंपेन जिसको चेक करना है या कौन सी वाली कंपेन थी जिस पे काम करना है। तो इसलिए आपने अपनी कंपेन, अपने एड सेट, हर चीज़ का नाम अच्छे से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंपेन हो गई। यहाँ पे कुछ आपके पास चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक आपके पास है क्रिएट ए बी टेस्ट और एक आपके पास कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, जो क्रिएट ए बी टेस्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है, आप एक कंपेन बनाते हैं और उसके अंदर आगे फर्दर दो एड सेट या फिर दो डिफरेंट तरह के ऐड बनाते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि वो दोनों साइड बाय साइड चलें। मिसाल के तौर पे आपने कंपेन बना ली एक, उसको ए बी टेस्ट के साथ आपने चला दिया।
ए बी टेस्ट में आपने क्या किया, एक आपने ऐड चला दिया सेम कराची के अंदर और एक आपने सेम ऐड चला दिया लाहौर के अंदर, तो आपको कंपैरिजन के अंदर पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा कराची में सेल होती है या लाहौर के अंदर सेल होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने क्रिएट ए बी टेस्ट के अंदर क्या किया, जो एक है उसके अंदर आपने मीडियम फिशल किट चला दी, एक के अंदर आपने लार्ज फिशल किट चला दी, तो आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स है। या फिर मिसाल के तौर पे एक आपने डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक का डिज़ाइन थोड़ा सा ऐड का चेंज कर दिया, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। या मिसाल के तौर पे एक कंपेन के अंदर आपने क्या किया कि कोई जो ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा होता है जो इंगेज करने के लिए कस्टमर को, मिसाल के तौर पे ऊपर आपने लिखा हुआ है हाय दिस इज़ डर्मा क्लियर फेशियल किट, आई विल मेक यू दिस 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 एंड ये वो जो भी उसने मतलब वो फेशियल किट की तरफ से जो है ना एक प्यारे से वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक के ऊपर कुछ ये लिखा हुआ है और एक के ऊपर किसी और तरह की वर्डिंग इस्तेमाल हुई है। तो आप दो इवन वर्डिंग्स जो है ना इंगेज करने के लिए, वो आप जब वर्डिंग कोई चेंज करते हैं ना तो आपकी जो आपका रिस्पॉन्स वगैरह है वो हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। तो आपने दो उसके जो कंटेंट वगैरह है उसका वो चेंज कर दिया है, और कंटेंट चेंज करने के बाद आपने चेक किया कि कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप पिक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट उसी मॉडल पे आप काम करेंगे ओबियसली, ठीक है। तो ये इसका ये मकसद होता है क्रिएट ए बी टेस्ट का। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर देंगे, आगे यहाँ पे आप फर्दर जो है ना वो एक की बजाय आपको दो दो या तीन तीन आपको ऐड बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम इसको ऐड ऑन नहीं कर रहे। यहाँ पे आपके पास कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। अब कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अब आपको ना सारे स्टेप्स का पता नहीं है, इसलिए आपको शायद अगली बात समझने में मसला हो कि कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, आपने एक बजट देना है ओवरऑल। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं यार हमने ना एक 14 अगस्त की सेल लगानी है, तो हमने पाकिस्तान डे की या इंडिपेंडेंस डे सेल लगानी है, ठीक है। और उसके लिए हमारी जो कंपेन का बजट है, कंपेन के बजट से मुराद जो आपने फेसबुक को बजट देना है, जो आपने प्रमोशन पे बजट लगाना है, वो आप कहते हैं हमारे पास 5,000 है, ठीक है। अब वो 5,000 आप कहते हैं कि अगर तो आप कंपेन को दे देते हैं यहाँ से, अगर तो आप यहाँ से कंपेन को दे देते हैं, अगर यहाँ से वो आप कंपेन को दे देते हैं और आपके पास 3 दिन है ना 5,000 के अंदर, तो आप या तो उसको डेली बजट लगा सकते हैं या उसको लाइफ टाइम बजट लगा सकते हैं। अगर डेली बजट लगाएंगे तो फिर आप उसको यानी कि 5,000 को 3 पे डिवाइड करके तो जो आपके पास डेली बजट आएगा वो यहाँ पे आप लगा देंगे। अगर आप लाइफ टाइम बजट लगाएंगे तो क्या करेंगे कि उसको आप यहाँ पे 3 दिन का शेड्यूल कर देंगे और उसके अंदर आप उसको 3 दिन के शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसका बजट लगा देंगे, तो वो फेसबुक उसको 3 दिन के अंदर खुद ही अपने हिसाब से मैनेज करता रहेगा उस पूरे बजट को। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के अंदर भी आगे फिर फर्दर मैं एक्सप्लेनेशन है बहुत सारी। अब डेली बजट के अंदर क्या होता है, आपने डेली बजट लगा दिया मिसाल के तौर पे 2,000, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 3 दिन का उसका टारगेट है ना, आपने 3 दिन ऐड चलाना है, तो क्या होगा कि वो रोज़ाना का 2,000 उसने इस्तेमाल करना ही करना। एक दिन उसको रिज़ल्ट मिल रहा है, मिसाल के तौर पे पहले दिन उसको रिज़ल्ट मिल रहा है पर मैसेज आपको मिल रहा है मिसाल के तौर पे 10 रुपये में, तो वो जो है ना 2,000 के हिसाब से आपको शायद 200 मैसेज मिलेंगे, तो उसने आपको जो है ना वो सारा बजट आपका कंज्यूम करना ही करना, 2,000 का 2,000। दूसरे दिन फिर 2,000 उसने इस्तेमाल करना है। लेकिन मिसाल के तौर पे दूसरे दिन जब पहुंचा तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर 14 अगस्त करीब आ गई है और भी लोगों ने सेल्स लगा दी हैं, तो उस वजह से सेल आपकी महंगी पड़नी शुरू हो गई है, या इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो आपको आपकी सेल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरे दिन आपको जो पर मैसेज है वो आपको पड़ रहा है 25 रुपये में। तो उस हिसाब से आपको तकरीबन जो मैसेज मिलेंगे वो मिलेंगे आपको तकरीबन कोई शायद 75 के करीब मैसेज मिलेंगे, ठीक है। अब देखें कि पहले दिन आपको उसी बजट के अंदर 200 मैसेज मिले थे और दूसरे दिन उसी बजट के अंदर आपके जो मैसेज के अंदर इंगेज हुए हैं लोग वो सिर्फ 75 हैं।
तो लेकिन फेसबुक को इस बात से कंसर्न नहीं है। फेसबुक ने क्या करना है, फेसबुक ने 2000 पहले दिन इस्तेमाल करना है, 2000 दूसरे दिन इस्तेमाल करना है, 2000 तीसरे दिन इस्तेमाल करना है। किसी दिन बहुत महंगा पड़ रहा है, किसी दिन बहुत सस्ता पड़ रहा है, इस बात से फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यही आप लाइफ टाइम बजट को मार्क करते हैं तो क्या होगा कि फेसबुक देखेगा जिस टाइम उसको लगेगा कि इस टाइम जो कंपेन है बहुत सस्ती पड़ रही है, यानी कि मैसेज बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, वो जल्दी से जो है ना आपकी बजट ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, फेसबुक कभी भी नहीं ये चाहेगा कि आपका बजट ज़्यादा लगे और आपको रिजल्ट कम मिले, या फिर फेसबुक ये नहीं चाहेगा कि आपको जो है ना नुकसान हो। फेसबुक हमेशा ये चाहेगा कि उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा तो आप नेक्स्ट टाइम दोबारा उसके साथ बिजनेस करेंगे। ठीक है। मतलब एक दफ़ा आपने कंपेन चलाई, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अगली दफ़ा तो आप फेसबुक को पैसे ही नहीं देंगे, कंपेन ही नहीं चलाएंगे। अगर कंपेन नहीं चलाएंगे तो फेसबुक कमाएगा कहाँ से? तो इसलिए फेसबुक हमेशा ये चाहता है कि आपकी कंपेन का आपको मैक्सिमम रिवार्ड मिले। ठीक है। अब अगर लाइफ टाइम बजट आप लगा देते हैं तो क्या करता है, वो रोज़ाना उसका फिक्स्ड बजट नहीं है, 3 दिन के अंदर उसको पता है कि मैंने 6000 इस्तेमाल करना है। लेकिन वैसे तो एवरेज रोज़ाना का 2000 बनता है, लेकिन हो सकता है वो पहले दिन सिर्फ 200 रुपया इस्तेमाल करे, दूसरे दिन इकट्ठा ही वो 4000 इस्तेमाल कर ले। क्यों? पहले दिन उसको लग रहा हो कि यार रिज़ल्ट बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करे और चेक करता रहे कि रिज़ल्ट जैसे ही सस्ता पड़ना शुरू होगा तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। दूसरे दिन कोई ऐसा टाइम आए कि जिस टाइम रिज़ल्ट उसको सस्ता पड़ रहा था, वो एकदम आपका बजट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और फिर आपका क्या होगा कि वो ज़्यादा सारा बजट इस्तेमाल कर लेगा। तो तीसरे दिन फिर वो आपका देखता है मीडियम लेवल का रिस्पॉन्स है, तो मीडियम लेवल का ही वो बजट इस्तेमाल करेगा। तो यानी कि दूसरे दिन अगर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स था तो दूसरे दिन वो सबसे ज़्यादा बजट इस्तेमाल कर लेगा। तो ये इस तरह से वो अपने बजट को रिस्पॉन्स के लिहाज से, ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से खुद ब खुद मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है। ये जो बेसिकली ना फेसबुक पे ऐड लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल हर दूसरा बंदा फेसबुक पे ऐड लगा सकता है। लेकिन फेसबुक का ऐड ऑप्टिमाइजेशन इन इटसेल्फ इतना बड़ा काम है कि वही ऐड अगर मैं लगाऊंगा तो शायद मैं 500 रुपये के अंदर उसको 50 कस्टमर्स दे दूं, और वही अगर वो खुद लगाएगा तो उसको 500 के अंदर कोई 5 कस्टमर मिले। ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस मिल जाता है इसके अंदर, अगर कोई इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो फेसबुक ऐड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम करता है। ऐड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उसका बजट ऑप्टिमाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से वो बेहतर होगा तो ही वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने का मतलब क्या है? बजट कम इस्तेमाल करे, आपको मैसेज ज़्यादा मिले। अब मैसेज ज़्यादा लेना भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बेसिकली आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो वही होगा ना कि ज़्यादा लोग आपको मैसेज करें और फिर उनमें से कितने लोग आपको ऑर्डर करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको 100 लोगों ने मैसेज किया है, तो उनमें से ऑर्डर कितने लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको जो है ना इनकी फेसबुक दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैसेज इनको जो जनरेट हो रहे हैं, अब ये देखें, अगर मैं ये डर्मा क्लियर की अच्छा ये इनबॉक्स है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बेशुमार लोगों ने मैसेज किए हुए हैं। ठीक है। किसी ने क्या मैसेज किया हुआ है, किसी ने क्या मैसेज किया हुआ है। अब इनमें से बहुत कम लोग होंगे जो ऑर्डर करते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये शायद इसने ऑर्डर किया होगा, इसने ऑर्डर किया शायद। ठीक है। अब इसने कोई इनकी प्रोडक्ट ऑर्डर की है, उसने इनको स्क्रीनशॉट भेजे हैं और इनको कहा है कि ये ऑर्डर कर दें। ठीक है।
तो इन्होंने कहा ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसने कहा है ये देखें, उसने जनाब इनको मैसेज किया है, उसके बाद इसकी प्राइस क्या है उसने मैसेज किया है। इन्होंने उसको प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसने मैसेज रीड करने के बाद रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। तो क्या इसका आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ इस मैसेज का? नहीं, क्योंकि आपको तो बल्कि इस पर तो टाइम ही वेस्ट हुआ है ना। तो आपका अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो लोग चाहिए जो आपको ऑर्डर करें, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम जो ऐड बना रहे हैं अल्टीमेटली उसका हमें ना सिर्फ रिस्पॉन्स आए सस्ता, बल्कि उस रिस्पॉन्स पे वो क्वालिटी रिस्पॉन्स हो और उस पर ऑर्डर भी जनरेट हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी कुछ जो है ना कंपेन बिड स्ट्रेटजी है, ये भी आगे बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। इसको अगर देखा जाए, इसमें मैं आपको अगले स्टेप के अंदर जाके ये अगले स्टेप के अंदर हमें मिलेगा, तो ये वहाँ पे जाके बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब कंपेन बजट का मतलब ये है कि आपका जो बजट है ना ओवरऑल, आपने कहा ये 6,000 मेरा जो बजट है ये मैं कंपेन को दे रहा हूँ। उस कंपेन के अंडर आप मल्टीपल एड्स लगा देते हैं, तो ये कंपेन क्या करती है, ये खुद ब खुद देखती है कि कौन सा ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं बेटर परफॉर्म कर रहा। कि जो बेटर परफॉर्म कर रहा होता है या इसको जो लगता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये खुद ब खुद उस ऐड वगैरह को बजट ज़्यादा देना शुरू कर देती है, ठीक है। ये कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि इसमें आप हर ऐड के लिए अलग अलग बजट नहीं दे रहे, यहाँ पे आप ओवरऑल एक कंपेन के लिए बजट देते हैं। हम वेरी मेजर लेवल पे हैं, हम अभी कंपेन पे हैं। कंपेन के अंदर आप उसको अगर बजट दे देते हैं तो क्या करता है, वो 6,000 आपने उसको दिया है ना, आपने उसके आगे 2 एड्स लगा दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एड्स को वो 3-3 हज़ार देगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा एक ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या करेगा, जो ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा ये कंपेन उसको जो है ना मिसाल के तौर पे दे देगी 5,000, और जो ज़रा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको वो 1,000 सिर्फ देगी, ठीक है। तो ये खुद उसको ऑप्टिमाइज़ कर रही होती है कि कौन सा मैंने ऐड जो है ना, इसने तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट, अगर लाइफ टाइम आप लगा देंगे तो जिस दिन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही होगी उस दिन वो ज़्यादा बजट लगा देगी। तो इसी तरह इसकी जो है ना कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट बजट के अंदर फ़र्क है। एड सेट बजट होता है कि आप स्पेसिफिक एक ऐड के लिए कुछ बजट लगाते हैं कि मैंने ये वाला ऐड बनाया है एक, और इसके लिए मैंने यही मिसाल के तौर पे आपने एक जो है ना ऐड बनाया है फिशल किट लार्ज और एक ऐड बनाया फिशल किट मीडियम। तो आप कहते हैं जी ऐड सेट बजट आपने देना है, तो फिर आप इसको ऑफ रखेंगे। आप ऐड सेट के अंदर जाके फिशल किट लार्ज को भी 3,000 देंगे और फिशल किट मीडियम को भी 3,000 देंगे। तो क्या होगा, दोनों 3-3 हज़ार लाजमी इस्तेमाल करेंगे। भले फिशल किट लार्ज 3,000 इस्तेमाल करके मिसाल के तौर पे 10 उसकी सेल जनरेट हुई हैं, और जो वो 3,000 इस्तेमाल करके, और फिशल किट जो मीडियम है उसको वही 3,000 इस्तेमाल करके मिसाल के तौर पे सिर्फ उसकी 2 सेल जनरेट हुई हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो लेकिन वो फिर भी दोनों जो है ना 3-3 हज़ार ही इस्तेमाल करेंगी, वो कोई एक दूसरे का बजट इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे वही 6,000 लगा देंगे तो ये देखेगा कि मीडियम किट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है या लार्ज किट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो जो किट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही होगी ये उसको ज़्यादा बजट दे देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बजट है वो सही हाथों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सही तरफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। जी समझ आई यहाँ तक? आप बेटा एक ब्रांड की आप भले हज़ारों ऐड लगाएं,
फेसबुक ने तो पैसे लेने हैं ना आपसे। उसको क्या लगे आप कितने जो है ना ऐड लगा रहे हैं। अच्छा जी, करें आगे मूव। अभी समझ लें हमने ना 5% भी नहीं पढ़ा। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना फेसबुक ऐड वगैरह, ये हमने 5% भी नहीं पढ़ा। अभी सिर्फ, बल्कि 5% छोड़ के मैं कहता हूँ अभी हमने 2-3% पढ़ा है। तो मैं बड़े पुरजोश था कि आपको आज मैंने सारा करवा देना, और ये तो बखेड़ा है यार ज़्यादा। अच्छा, मैं असल में ना कभी मैंने इसके लेक्चर नहीं लिए हैं, और इसलिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि इस पर क्या टाइम लगेगा। अब जिस चीज़ को छेड़ें वही इतनी बिखर जाती है कि उस पर टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम लेगी मुझसे। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह इसको जल्दी कवर करेंगे हम। अच्छा, एड सेट की अगर अगर कहें तो मैं इसको थॉरली भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो ये है कि जल्दी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, तो ओबियसली जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। अगर ज़्यादा डीप जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया, उसका नाम वगैरह दे दिया, फिर उसने आपसे पूछा कि क्रिएट ए बी टेस्ट अगर आपने करना है या फिर कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। आपने दोनों ऑप्शंस को ऑफ रखा है, इसको कंटिन्यू कर देंगे आप। अब आप आ गए हैं एड सेट के ऊपर। एड सेट के ऊपर आप आ गए हैं। एड सेट के ऊपर अच्छा, एड सेट का आपने नाम देना है जो यहाँ पे आप सेटिंग करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फ़िलहाल हम एड सेट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद ना एंड पे इसका हम कोई नाम रखेंगे एड सेट का, ताकि हमें पता हो कि हमने इस एड सेट की क्या सेटिंग की थी। अगर मल्टीपल एड सेट्स हम अंडर वन कंपेन बनाते हैं, तो हमें उस एड सेट्स के नाम से हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या इस एड सेट के अंदर क्या सेटिंग थी और इस एड सेट के अंदर क्या सेटिंग थी, और कौन सा एड सेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाए, इसलिए हम जो है ना इसका अभी एड सेट नाम बाद में रखेंगे। अच्छा, अब हमने मैसेजेस की कंपेन सेलेक्ट किया है ना, तो मैसेजेस बहुत सारा तरह के हो सकते हैं। मैसेंजर का मैसेज हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, और इंस्टाग्राम मैसेज हो सकता है। इंस्टाग्राम पे जो डायरेक्ट वो होता है ना, तो वो, और जो मैसेंजर होता है आपका फेसबुक के ऊपर, और जो व्हाट्सएप आपका जो व्हाट्सएप बिज़नेस इसमें इंसर्ट होता है, तो या व्हाट्सएप बिज़नेस, तो इन तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं फेसबुक अपनी मैसेजेस कंपेन जनरेट करने के लिए, मैसेजेस रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैंने मैसेंजर के ही मैसेज लगाने हैं, कि लोग मुझे मैसेंजर पे ही मैसेज करें। तो फिर उसका क्या हल है जी? सबसे पहले आपने किया, यहाँ से मैसेंजर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आगे जाते हैं आप, तो ये आपसे ऑडियंस वगैरह मांगता है, यानी कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। अब ये सिर्फ ऑडियंस इतना लंबा चौड़ा काम है, इतना लंबा चौड़ा काम है कि अगर मैं कहता हूँ हम इस पे कोई 10 लेक्चर करें ना, तो सिर्फ ऑडियंस को हम समझने में गुजार सकते हैं, सिर्फ 10 लेक्चर सिर्फ ऑडियंस को। इतना ये लंबा चौड़ा काम है।
लेकिन मैं आपको वेरी शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगा ताकि हम ज़्यादा टाइम ना इस पे लगाएं। तो हमने इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कस्टम ऑडियंस वगैरह की ऑप्शंस आ रही हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला आपका फ़िलहाल इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। ये तब इस्तेमाल में आता है जब आपका पहले से कुछ ना कुछ आपके पास डाटा हो, कुछ ना कुछ आपके पास स्टैट्स हों, कुछ ना कुछ आपके पास पहले से मौजूद हो बताने के लिए। यानी कि मिसाल के तौर पे कस्टम ऑडियंस है ना, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू करते हैं तो क्या कहता है आपको, कस्टम ऑडियंस जनरेट करें, रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो अब बिजनेस के साथ कौन इंटरेक्ट कर चुके हैं? अब जाहिर बात है पहले से आपने कुछ ना कुछ बिजनेस जनरेट किया होगा तो ही आप फेसबुक को बताएंगे ना कि ऐसे लोग जो मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, मैंने उन लोगों को करना है। मिसाल के तौर पे आप उसको एक वेबसाइट देते हैं, तो एक फेसबुक का टूल होता है फेसबुक पिक्सल। तो पिक्सल आपने वेबसाइट के अंदर इंसर्ट किया होता है, तो पिक्सल जो है ना वो सारा डाटा आपकी वेबसाइट से ले रहा होता है। अब पिक्सल को पता है कौन बंदा आया था, उसने क्या चीज़ पसंद की थी, उसने क्या चीज़ ऑर्डर की थी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इनकी वैसे वेबसाइट भी मैंने खोली हुई थी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अच्छा वो बेसिकली ना ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने रिफ़्रेश किया ताकि हमारे पास लेटेस्ट स्टैट्स वगैरह आ जाएं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता सकूं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, यहाँ पे एक तो ना ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप भी लैग हो रहा है शायद, या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे जी ये कह रहे हैं कि इनकी आज 19 सितंबर के अंदर कोई 57,000 की सेल जनरेट हुई है और कल इनकी कोई 77,000 की सेल जनरेट हुई है। अब ये सारे लोगों ने ओबियसली एक ही चीज़ ऑर्डर नहीं की होगी, इन लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की होंगी। अब फेसबुक पिक्सल को जब इसके अंदर मैंने इंसर्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे मैं आपको फेसबुक पिक्सल भी दिखा देता हूँ जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने किया था कस्टम हेडर फुटर के अंदर किया था, हाँ यहाँ पे किया था। अच्छा, तो फेसबुक पिक्सल क्या करता है, अब आप वो पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इसको, ये आपकी ना यहाँ पे फेसबुक पिक्सल, ये देखें ये फेसबुक पिक्सल है। वो क्या करता है, ये इसको फेसबुक पिक्सल ना एक आपको फेसबुक का टूल होता है, वो आपको एक कोड मिल जाता है, वो कोड आपने आके अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे वो शॉर्ट कोड नहीं आपको मिलते थे, आप कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं तो आपको एक शॉर्ट कोड मिल जाता है, तो इस तरह से फेसबुक पिक्सल का एक कोड आपको मिल जाता है, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर ना इंसर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप फेसबुक और आपकी वेबसाइट दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ है ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी वेबसाइट तक फेसबुक को एक्सेस नहीं है, आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या चीज़ ऑर्डर कर रहा है, फेसबुक को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक पिक्सल इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, फेसबुक को ईच एंड एवरी एक्शन की रिपोर्ट मिलती रहती है कि भाई फलाना बंदा आया था, फलाने शहर से आया था, फलाने टाइम आया था, फलाना आईपी एड्रेस था, फलाना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था, फलाना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, फलाना उसका ओएस वर्जन था, फलाना जो है ना वो उसने नेटवर्क इस्तेमाल किया, आईपी एड्रेस उसका क्या था, उसने आके क्या चीज़ ऑर्डर की, वो कितनी देर आपके वेबसाइट के ऊपर रहा है, वो किस पेज से किस पेज के ऊपर गया है, उसने वो कितनी दफ़ा उसने ऑर्डर किया है, वो कितनी दफ़ा आपके रिपीट हुआ है, वो कितनी दफ़ा उसने विज़िट किया उसके बाद उसने ऑर्डर किया है। मतलब वो डिटेल में उसके पास सारी जो इसकी रिपोर्ट्स हैं ना वो जाती रहती हैं। जो भी हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेगा उसकी सारी जो रिपोर्ट है ना
वो फेसबुक को पहुंच जाती है कि ये बंदा आया है और इसने ये ऑर्डर किया है और इतनी देर ये हमारी वेबसाइट पे रहा है, इस पेज पे इतनी देर रहा है, इस पेज पे इतनी देर रहा है, और इसने ऑर्डर किया है नहीं किया, वैसे बाउंस बैक कर गया, हर चीज़ उसको पता होती है। तो फिर क्या होता है कि हम असल में मैं जो बताना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि अगर हम वेबसाइट वगैरह को यूज़ करते हैं ना, ये सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको बताते हैं कि यार आपको जो मैंने फेसबुक पिक्सल की एक्सेस दी है ना, फेसबुक पिक्सल के थ्रू अपनी वेबसाइट की एक्सेस दी है, यार उस वेबसाइट के डाटा को इस्तेमाल करते हुए ना मुझे काइंडली आप जनरेट करके दो ऑडियंस, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो है ना जिन लोगों को टारगेट करना है। अब मिसाल के तौर पे इन लोगों की रोज़ाना की कोई ऑडियंस है, 2000 लोग इनकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो मैं अगर मैंने फेसबुक पिक्सल भी इंसर्ट किया हुआ है, अगर मैं कहता हूँ ना यार वेबसाइट का मेरा सोर्स इस्तेमाल करो, तो वो क्या करेगा, अच्छा सॉरी मैंने क्लिक कर दिया इसलिए वो आगे आ गया। अच्छा दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे आपके पास एक कस्टम ऑडियंस का बटन आ रहा होता है, कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन होती है। कस्टम ऑडियंस के अंदर आपने कुछ कस्टमाइज्ड तरीके की ऑडियंस जनरेट करनी होती है, ठीक है। आपका ये वाला जो इतना सा पोर्शन है ना, बेसिकली ये आपके तब काम आता है, मैंने कहा जब आपके पास पहले से डाटा हो। मैंने कहा इनकी वेबसाइट पहले से चल रही है, उसके ऊपर रोज़ाना के हिसाब से कोई 1,500-2,000 विजिटर लैंड करता है, रोज़ाना के हिसाब से कोई जो है ना वो 100-150 ऑर्डर भी जनरेट होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके पास इनफ डाटा है फेसबुक के देने के लिए। इन्होंने फेसबुक का कोड भी इंसर्ट किया हुआ है, जिससे फेसबुक को सारा डाटा मिलता रहता है कि कौन इनकी वेबसाइट पे आता है, कौन नहीं आता। और ओबियसली फेसबुक जो है ना वो सारे लोग जिस मोबाइल से कोई ऑर्डर करता है वही मोबाइल के अंदर फेसबुक ऐप भी होती है। तो फेसबुक को पता होता है कि ये बंदा किस आईडी से मेरे पास रजिस्टर है। तो फेसबुक क्या करता है, अगर हम इसको कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे कस्टम ऑडियंस मैंने करनी है, तो ये करेगा रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। ये कहेगा कि पहले से आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। अब मैंने जो आपको ऑर्डर्स दिखाए कि इतने ऑर्डर जनरेट हुए हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो बेसिकली वो सारे ऑर्डर्स ये जो फेसबुक है ना ये क्या करेगा, जितने भी मैं अगर पूरे महीने का इसको देता हूँ या 90 दिन का देता हूँ या 30 दिन का देता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं इसको कहता हूँ यार पिछले 30 दिन के अंदर जो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड किए हैं ना लोग, उन सारे लोगों को टारगेट करना है दोबारा। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना यकीन है कि जो एक दफ़ा मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है वो दोबारा भी इस्तेमाल करेगा। तो अगर मेरी प्रोडक्ट एक दफ़ा किसी ने इस्तेमाल कर ली है तो मैं उसको कहता हूँ कि यार वेबसाइट के ऊपर आपका पिक्सल इंसर्ट है, मैंने फिर क्लिक कर दिया। अच्छा वेबसाइट के ऊपर मेरा पिक्सल इंसर्ट है, आप ऐसा करो वेबसाइट के ऊपर जो मेरा सारा आपको वेबसाइट से डाटा मिला है ना, वो डाटा को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं लोगों को जो वेबसाइट पे विज़िट किया था, जिन लोगों ने या जिन लोगों ने ऑर्डर्स किए हैं, उन लोगों को दोबारा से टारगेट करो। तो क्या होगा, जो मैं ऐड चलाऊंगा वो सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा जो लोग पहले से मेरी वेबसाइट पे लैंड किया था कि उन्होंने, या फिर उन लोगों ने मेरे कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, ठीक है। तो ये वेबसाइट का मकसद है। इसी तरह कस्टमर लिंक, कस्टमर लिस्ट, आप इसको खुद से कस्टमर लिस्ट देते हो, आप जो है ना लिस्ट अपलोड करते हो, आपके पास डाटा है, आपके पास लीड्स हैं, आपके पास किसी तरह भी अपने कस्टमर्स की जो है ना वो डेटाबेस जनरेट है, तो आप इसको वो प्रोवाइड करते हो कि यार इन सब लोगों को मैंने टारगेट करना है फेसबुक के ऊपर। तो वो ये आपको डाटा ना बहुत तरीक़ों से मिल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इसकी मिसाल दूंगा आपको कि कोई है ना करीम है मिसाल के तौर पे, तो करीम अगर मिसाल के तौर पे करीम या उबर 1 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं टोटल पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, तो 1 करोड़ लोगों का डाटा करीम या उबर के पास है। अब वो क्या करता है, वो उनको डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से उसको फ़िल्टर करके डिफरेंट कंपनीज़ को सेल करता है। तो उससे क्या होता है कि वही डाटा फिर वही लोग आगे इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे जो करीम करवा रहा है, पॉसिबल है कि उसको पेंट कोट की भी ज़रूरत हो, यानी कि करीम करवा रहा है तो करीम के पास डाटा होगा ना कि ये रोज़ाना अपने घर से ऑफिस जाता है, तो हम करीम को कहते हैं कि यार ऐसे लोग जिनके पास
जो बिज़नेस करते हैं या फिर जो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, जिनका ऑफिस का आना जाना है, हमें वो लोग चाहिए। तो करीम क्या करेगा, हमें जो है ना उन लोगों का डाटा दे देगा, ओबियसली पैसों का देगा, करोड़ों में डील होती है। तो वो हमें वो डाटा दे देता है और वो डाटा के थ्रू हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। और क्या होता है कि वो ही लोग हम अपने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर जब उन लोगों को टारगेट करते हैं तो हम क्या टारगेट करते हैं कि जी हम पेंट कोट ब्रांड है और हम जो है ना ये कस्टम ड्रेस वगैरह जो है ना वो स्टिच करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, तो हमसे ऑर्डर करवा लें। तो ओबियसली अगर कोई बिजनेसमैन है या फिर अगर कोई वो इस तरह कोई अच्छी जॉब कर रहा है, डिसेंट जॉब कर रहा है, तो उसको शायद पेंट कोट वगैरह चाहिए हो, तो वो पेंट कोट हमसे ऑर्डर कर लेगा। पॉसिबल है ना। तो इस तरह से वो हमें कस्टमर लिस्ट देंगे और हम वही कस्टमर लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे और इस तरह से सारा। और उसके बाद फिर आपके पास आगे ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करके जनरेट कर सकते हो। मैंने लीड फॉर्म का शुरू में आपको बताया था, इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे लीड फॉर्म है ना, तो कह रहा है क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपनड और कंप्लीटेड अ फॉर्म इन वंस ऑफ योर लीड जनरेशन एड्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। वो कह रहा है कि यार मैं ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा, या फ़िलहाल तो हम ऑडियंस जनरेट करने लगे हैं ना, अभी ऐड दिखाना तो दूर की बात है, अभी तो सिर्फ ऑडियंस जनरेट कर रहे हैं कि ऐड दिखाना किसको है। तो ये कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों की आपको एक ऑडियंस जनरेट करके दूंगा, ऐसे लोगों की मैं आपको लिस्ट जनरेट करके दूंगा कि जो लोग कभी ना कभी उन्होंने आपका जो वो लीड फॉर्म था वो ओपन किया था। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि 600 लोगों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 30-35 लोग आए, तो मैं उन 600 के 600 लोगों को दोबारा टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, और ओबियसली मल्टीपल सेशंस करवाए, तो मल्टीपल टाइम्स इस तरह से कोई 600-700 लीड्स वगैरह मिली, तो उन सारे वो लीड्स फॉर्म्स को ओबियसली वो किसी ना किसी तरह इंटरेस्टेड थे ना अर्न करने के लिए ऑनलाइन और इस तरह फ्रीलांसिंग में। तो हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सारे लीड फॉर्म्स पे हम दोबारा से टारगेट करेंगे। मिसाल के तौर पे टोटल हमारे पास कोई 5000 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो हम 5000 लोगों को दोबारा टारगेट करेंगे। और उससे क्या होगा कि वही लोग जब देखेंगे कि यार हाँ इनकी हमने पहले भी एक दफ़ा सेमिनार अटेंड किया था, या फिर इनके हमने जो है ना वो फॉर्म फिल किया था, या फिर सेमिनार अटेंड किया था, मिसाल के तौर पे 30-35 एक दफ़ा किया, इस तरह करते कराते टोटल हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स का डाटा है। और ओबियसली सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, लेकिन फिर सारे अपनी अपनी मसरूफियात में बिज़ी हो गए। हमने कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कोर्स लॉन्च किया है, तो उसका आउटलाइन के साथ हम उसका एड्स लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका लीड फॉर्म हम कहेंगे कि जिन लोगों ने हमारा लीड फॉर्म फिल किया था सिर्फ उन लोगों को हमने टारगेट करना है। तो वो उन्हीं लोगों के पास ऐड जाएगा जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, सबमिट किया था, और इस तरह से हमारे साथ उनकी इंट्रैक्शन हुई थी, तो वो उन लोगों के पास जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस हैं वो हमारा जो कोर्स है वो ले लें, बजाय उसके कि जो हमें जानते ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी। जैसे फेसबुक पेज है आपकी, वो लोग जिन्होंने आपके फेसबुक पेज पे कभी ना कभी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया है, उन्होंने लाइक किया हुआ है, वो आपकी किसी ना किसी तरह फेसबुक पेज पे उन्होंने कोई कमेंट किया था, कोई जो है ना पोस्ट की थी, कुछ ना कुछ आपके फेसबुक पेज के ऊपर एक्शन किया था, तो उसका डाटा आपके फेसबुक पेज के अंदर सेव हो जाता है। तो आप अपने फेसबुक पेज से वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके तो इसको दे सकते हो। आपको पता है कि यार जो लोग मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लैंड किए हैं कभी ना कभी, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया था, तो वो किसी ना किसी तरह मुझे जानते हैं, मुझे वो अगर मैं उनको टारगेट करूँगा तो ज़्यादा पॉसिबल है कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। इस तरह से यार ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, इसको आप मज़ीद डेप्थ के अंदर खुद स्टडी कीजिएगा, कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अच्छा वेबसाइट ही लगा लेते हैं। अच्छा, वेबसाइट मैं इसको कहता हूँ कि जी मैंने वेबसाइट के थ्रू डाटा लेना है, तो ये क्या कहेगा, ठीक है
यहाँ पे फिर आपने लॉजिक्स डिफ़ाइन करनी है। अब लॉजिक्स क्या डिफ़ाइन करनी है? अब ये पिक्सल का नाम है, जो पिक्सल मैंने इंसर्ट किया है इनकी यहाँ से फेसबुक से जनरेट करके, तो वही कोड मैंने इंसर्ट किया वहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉजिक्स दूंगा, मैं इसको कहूँगा इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसके अंदर एक और ऑप्शन है ऑल। अब ऑल के अंदर क्या होगा, अगर एनी कर दूंगा ना तो मैं नीचे कुछ कंडीशंस लगा दूंगा, उनमें से कोई भी फुलफिल हो रही होगी ना तो ये उसको दिखा देगा ऐड। लेकिन अगर ऑल करूंगा तो उसके अंदर जितनी भी मैंने कंडीशंस लगाई होंगी वो सब फुलफिल होंगी तो ही उसको ऐड नज़र आएगा। बात की समझ आई? यानी कि अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ऑडियंस किन लोगों की जनरेट करना चाहते हो, उन लोगों की जनरेट करना चाहते हो जो आप नीचे जितने भी क्राइटेरियाज लगा रहे हो उन सब क्राइटेरियाज पे पूरा उतरते हो, या फिर आप किसी भी एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो। जैसे क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं, उन्होंने कभी ना कभी वेबसाइट को विजिट किया हो, एक क्राइटेरिया ये हो सकता है। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है आपका कि जैसे ये है ना, एक क्राइटेरिया यहाँ पे लगा हुआ है ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन दी पास्ट 30 डेज, ये एक क्राइटेरिया है। इंक्लूड मोर पीपल हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद क्या आ रहा है कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। हमारे पास कुछ ख़ास वेब पेजेस हैं जो हमने टारगेट करने हैं, कि मिसाल के तौर पे कार्ट, आपके पास जो पेज है ना, अब उसका मतलब है कि भाई वो बंदा कार्ट तक पहुंचा है, यानी कि उसने ऑर्डर या तो कर दिया था या करता करता रह गया था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट, तो यानी कि मैं कोई टाइम लगा देता हूँ कि यार मैं ऐसे विजिटर्स को मैंने टारगेट करना है जिन्होंने कम से कम 2-3 मिनट मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया हो, यानी कि वो इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया ना। तो इसी तरह आपके पास पेज व्यूज़ है, आपके पेज व्यू है, तो ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया या फिर ऑल, तो एनी जब करेंगे तो उसका मतलब होगा कि भाई कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करता हो तो उसको ऐड दिखा दिया जाए। नहीं तो क्या होगा कि कोई अगर ऑल कर देंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऑल कर देते हैं ना तो कैसे करेंगे, हाँ मैं ऑल कर देता हूँ और फिर साथ में कर देता हूँ कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। फिर मैं इसको पेजेस बता दूंगा कि भाई ये वाला मेरा जिसने पेज विज़िट किया है ना, सिर्फ उसको टारगेट करना है। लेकिन फर्दर मैं इसके अंदर जो करूँगा नैरो, वो क्या करूँगा कि भाई ठीक है जिसने मेरा कार्ट विज़िट किया, लेकिन मस्ट जो है ना उसने ये भी किया हो कि मेरा जो है ना उसने 3 मिनट मेरी वेबसाइट पे भी रहा हो कम से कम। तो अब देखें ना, ये दोनों कंडीशंस मैंने दे दी हैं फेसबुक को कि एक तो 3 मिनट रहा हो मेरी वेबसाइट के ऊपर और एक वो उसने कार्ट वाला पेज तक पहुंचा हो। तो ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही होंगी तो ही वो मेरी ऑडियंस के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी बेशुमार चीज़ें हैं, आप इसको अगर एक्सप्लोर करते जाएंगे, इन दी पास 30 डेज़ लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा कर लें और उसके बाद फर्दर रिफ़ाइन बाय आप कर सकते हैं, इसको फर्दर नैरो कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये नैरो और एक्सक्लूड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको एक और जगह पे मैं समझाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो खैर ये जो है ना ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसको हम करते हैं, सॉरी अल्लाह भला करे आपका, यार मेरा ना लैपटॉप मेरा ख्याल है पिछले कुछ 5-7 दिन से मैंने इसको बंद नहीं किया और ये बेचारा थका पड़ा है, इसको भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत हुई पड़ी है और ये लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा।